कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं गर्भावस्था से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स जिन्हें हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए हुए, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्री नेंटल विकास, ठीक है, और प्रसव पूर्वी अवस्थाएं, ठीक है। प्रसव के पूर्वी की अवस्थाओं को पढ़ने वाले हैं। इसमें जो पहली स्टेज होगी आपकी अंकुरण होगी। अंकुरण की स्टेज जो टाइमिंग है वो कब से कब तक रहेगी? आपके निषेचन से 2 सप्ताह तक, ठीक है। कब तक रहेगी? 2 सप्ताह तक, ओके। और इसके बाद रहेगी आपकी पिंडावस्था। पिंडावस्था जो रहेगी 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। 2 सप्ताह से लेकर कितने सप्ताह तक? 8 सप्ताह तक लेकर, ठीक है। मतलब 8 सप्ताह मतलब कितना हो गया आपके? 2 महीने हो गए। यानी 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक की जो अवस्था है उसको क्या कहा जाएगा? पिंडावस्था कहा जाएगा। थर्ड स्टेज है भ्रूण, जिसकी अवस्था एक सेकेंड है, इसमें जन्म से 8 सप्ताह दिया हुआ है, इसको 8 सप्ताह से जन्म तक कर लेना है। उल्टा दे दिया इसमें। 8 सप्ताह से जन्म तक की अवस्था, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक वो भ्रूण कहलाता है, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था कब से कब तक की है? 8 सप्ताह से जन्म तक की अवस्था को भ्रूण अवस्था कहेंगे। शुरुआत देखो कहाँ से हुई है? अंकुरण की अवस्था कब से है? निषेचन से लेके 2 सप्ताह तक। फिर पिंडावस्था कब से कब तक की है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। और उसके बाद भ्रूण अवस्था कब से है? ये 8 सप्ताह से लेकर उसके जन्म तक, ठीक है। ये लाइन से पूरी तीनों इसकी स्टेजेस दी हुई हैं। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। ध्यान से सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रसव पूर्ण अविकास एक शिशु के गर्भधारण और प्रसव के बीच 40 सप्ताह के दौरान होने वाला विकास का चरण है। प्रसव पूर्व विकास क्या होता है? जब से निषेचन हुआ है तब से लेकर आपके बच्चे का जब तक जन्म नहीं हो जाता, 40 सप्ताह का जन्म नहीं हो मतलब में जन्म नहीं हो जाता, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? आपका प्रसव बोला जाता है, ठीक है। उसे प्रसव पूर्व विकास बोला जाता है। जैसे जैसे बच्चे गर्भ में विकसित होते हैं वे अपने महत्वपूर्ण अनुक्रमों से गुजरते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण अनुक्रमों से गुजरते हैं। उन्हें एक कोशिका संरचना से 8 पाउंड के बच्चे में बदल देते हैं, ठीक है। जो अनुक्रम होते हैं, महत्वपूर्ण अनुक्रम जो होते हैं, वे उन्हें एक कोशिका, एक छोटी सी कोशिका होती है, जब बच्चे का मतलब निषेचन की क्रिया होती है तब एक छोटी सी कोशिका होती है और उस कोशिका से डेवलप होते होते बच्चा 8 पाउंड का बन जाता है, ठीक है। तो ये मिरेकल जैसा ही है एक तरह से। आगे देखेंगे अंकुरण की स्टेज अपन देखते हैं, जर्मिनल स्टेज, ठीक है। तो इसको ये स्ट्रक्चर भी बड़ा प्यारा सा दिया हुआ है। इसमें पूरा देखो कितना क्लियरली दिखा हुआ, ये फिमरे वगैरह कितना क्लियरली दिखाया गया है इसमें। हालांकि है ब्लैक एंड व्हाइट लेकिन पूरा क्लियरली दिख रहा है इसमें क्या है क्या नहीं। तो अपन देखते हैं, चलो। इस अवस्था का प्रमुख गुण आरोपण है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इस अवस्था का प्रमुख गुण क्या है? इम्प्लांटेशन। अर्थात जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो निषेचित अंडा कुछ समय तक अपना आकार नहीं बदलता बल्कि वहीं फैलोपियन में रहता है। ये जो अंडा है, ये निषेचन हो गया है इसका, लेकिन ये अपना आकार नहीं बदलेगा, ये वैसा का वैसा ही उसी फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, ठीक है। प्रत्येक सामान्य माहवारी चक्र के दौरान अंतिम माहवारी के लगभग 14 दिन बाद, ठीक है, जब माहवारी होती है और माहवारी जब खत्म होती है ना, चक्र के दौरान अंतिम माहवारी के लगभग 14 दिनों पश्चात, कितने दिन बाद? अच्छा, इसको अपन कैसे काउंट करते हैं? कई लोग काउंट करते हैं कि जब मतलब माहवारी जो है खत्म हो चुकी, यानी 5 दिन के बाद जब खत्म हो चुकी तब से काउंट करते हैं। नहीं, जब आपका जो मंथ शुरू हुआ है, साइकिल, जिस दिन आपका पीरियड आया है उसी दिन से अपन 14 दिन काउंट करते हैं, ठीक है। तो अंतिम माहवारी के लगभग 14 दिनों के बाद आमतौर पर किसी अंडाशय से एक अंड यानी डिंब रिलीज होता है। अंड के रिलीज होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। जैसे आज आपका पीरियड आया, आज से 14वें दिन तक, मतलब आज से लेके 14 दिन तक फिर एक अंडा बाहर आएगा और उसे क्या बोला जाएगा? अंडोत्सर्ग कहा जाएगा, ठीक है। अंड फैलोपियन ट्यूब में से एक
फनल के तक बह जाता है। अच्छा इसके अंदर छुप गया तो मुझे कह क्या लिखा हुआ है। अंड फैलोपियन ट्यूब में से एक फनल के आकार के एक छोर तक बह जाता है। फनल के आकार का छोर होता है, इस तक बह जाता है। फनल जैसा गया हुआ है, छोर तक बह जाता है। ठीक है, कहाँ से कैसे? ये जो फनल टाइप में दिख रही है ना, ट्यूब टाइप में, ये होता 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 बह जाता है ना, तो ये रहता है प्रोसेस। आगे देखेंगे। फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की दीवार तक लगभग 1 सप्ताह की यात्रा के दौरान कोशिका विभाजन तीव्र गति से जारी रहता है। जैसे ही मतलब जो हुआ आपका निषेचन हुआ, तो वहां से जब जा रहा है आपका फैलोपियन ट्यूब में, प्रोसेस होते होते गर्भाशय से तक पहुंचते पहुंचते उसको कितना समय लग जाता है? 1 सप्ताह का समय लग जाता है। कितना? 1 सप्ताह। यहाँ मान लीजिए आपका निषेचन हुआ, कहीं पे भी आपका निषेचन जो एम्पुला भाग में निषेचन हुआ, तो यहाँ से लेके लुढ़कते 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 यहाँ तक पहुँचने में उसको 1 सप्ताह का टाइम लग जाएगा। और इस 1 सप्ताह के टाइम में उसका क्या होगा? कोशिका विभाजन का काम जो है तेजी से होता रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? कोशिकाएं विकसित होकर ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। ब्लास्टोसिस्ट 3 परतों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक शरीर में अलग-अलग संरचनाओं में विकसित होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट जो होती है आपकी 32 सेल की कोशिका, ये 3 परतों से बनी होती है, जिसमें से प्रत्येक शरीर में अलग-अलग संरचनाओं में विकसित होता है। मतलब 3 परत जो होती हैं, ये 3 परत होती हैं, ये तीनों ही शरीर के अलग-अलग अंगों को बनाने का काम करेंगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कौन सी संरचना है, क्या है, पढ़ते हैं अपन आगे। ये देखिए, ये इनके नाम दिए हुए हैं। पहला आ जाता है आपका एक्टोडर्म, जिससे त्वचा और तंत्रिका तंत्र बनती है। ठीक है, एक्टोडर्म से क्या बनेगा? त्वचा और तंत्रिका तंत्र। इसके बाद एंडोडर्म, इसमें पाचन और श्वसन प्रणाली विकसित होगी। और मीजोडर्म में क्या होगा? मांसपेशी और कंकाल प्रणाली होगी। ठीक है, मांसपेशी और कंकाल प्रणाली का काम कौन का है? मीजोडर्म। मी से मेजोडर्म भी होता है, मां से ही मांसपेशी होती है, तो इसको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, मांसपेशी और कंकाल दोनों साथ साथ रहेंगे। इसके बाद एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब क्या हुआ? एक्टो मतलब अलग ही दिख रहा है, थोड़ा बाहर सा है ना, बाहर साइड। तो बाहर में क्या आ जाती है? त्वचा। सबसे बाहरी अंग हमारा कौन सा होता है? त्वचा होती है। और तंत्रिका तंत्र भी ले लो इसी के साथ। ठीक है, तो एक्टोडर्म में क्या आ जाएगा? तंत्रिका तंत्र और त्वचा। इसके बाद आपका एंडोडर्म आता है। तो एंडोडर्म और श्वसन, पाचन और श्वसन प्रणाली। तो एंडो मतलब अंदर है ना, अंदर क्या है हमारा? अंदर ही हमारा पाचन तंत्र है, अंदर ही हमारा श्वसन प्रणाली है। तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, अलग से अपन को जाना भी नहीं है। एक्टोडर्म मतलब बाहरी, और इसमें त्वचा सबसे बाहर होती है, तो त्वचा और मांस तंत्रिका तंत्र। एंडोडर्म में क्या है आपका? पाचन प्रणाली और श्वसन प्रणाली। और मीजोडर्म में मतलब मां से मीजोडर्म, मां से मांसपेशी और कंकाल। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आगे चलेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचता है और गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। ठीक है, लुढ़कते लुढ़कते आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पहुंचेगा? गर्भाशय में पहुंचेगा और वहां दीवार से जुड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को प्रत्यारोपण के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। प्रत्यारोपण तब होता है जब कोशिकाएं गर्भाशय की परत में जमा हो जाती हैं। ठीक है, प्रत्यारोपण तब होता है जब कोशिकाएं गर्भाशय की परत में जमा हो जाती हैं और छोटी रक्त वाहिकाओं को तोड़ देती हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रत्यारोपण तब होता है जब कोशिकाएं गर्भाशय की परत में जमा हो जाती हैं और छोटी रक्त वाहिकाओं को तोड़ देती हैं। हम जैसे जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब आपको पता ही होगा कि फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो क्या होता है? हमारी गर्भाशय की दीवारें जो है टूट जाती है और इसके कारण हमें क्या होता है? पीरियड स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब निषेचन हो जाता है तो फिर क्या होता है? जो दीवार बनी होती है ना इतने दिनों में गर्भाशय की, वो नहीं टूटती है। वो नहीं टूटती है तो फिर क्या होता है? वहीं पर जाके क्या हो जाता है आपका? ये ब्लास्टोसिस्ट जाके चिपक जाता है। ठीक है, रक्त वाहिकाओं और उनके बीच बनने वाली झिल्लियों का संयोजी जाल
अगले 9 महीने तक अविकासशील प्राणी को पोषण प्रदान करेगा। प्रत्यारोपण हमेशा एक स्वचालित और सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं होती है। स्वचालित और सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। गर्भाशय में कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। कोशिकाओं की एक खोखली गेंद बन जाती है। ध्यान से सुनते चलना। गर्भाशय में कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। कोशिकाओं की एक खोखली गेंद बन जाती है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। गर्भाधान के अगले 6 दिन बाद गर्भाशय की दीवार में ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण होता है। कितने दिन बाद होता है? 6 दिन बाद में होता है। 6 दिन, उसको 1 सप्ताह लगभग लग जाते हैं पहुंचते। ठीक है, तो 6 दिन में उसका क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण हो जाता है। कहाँ पर? गर्भाशय में। अब देखेंगे क्या होती है पिंडावस्था, जिसे बोलते हैं भ्रूणकार एम्ब्रियो। ठीक है, इसको देखेंगे। इस अवस्था में शरीर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पिंडावस्था में क्या होता है? शरीर का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है जब ब्लास्टोसिस्ट 2 हिस्सों में बट जाता है, जिससे बाहरी भाग प्लेसेंटा का निर्माण करता है। ब्लास्टोसिस्ट कितने हिस्सों में बढ़ जाता है? 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसमें बाहरी भाग जो होता है प्लेसेंटा का निर्माण करता है एवं आंतरिक भाग 3 सतहों का निर्माण करता है। ठीक है, आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है कहाँ क्या होगा? इसमें कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा? 2 हिस्सों में। तो बाहरी भाग जो है वो क्या करेगा? ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है, जिसे खोखली गेंद के रूप में कहा गया था। तो ये जब 2 हिस्सों में बढ़ता है तो जो जिसके अंदर से वो टूट कर निकलता है, जो बाहरी हिस्सा होता है वो क्या बना देता है? आपका बाहरी हिस्सा क्या बनाता है? प्लेसेंटा। और आंतरिक हिस्सा जो है 3 सतहों में विभाजित हो जाता है। जो 3 परत होती है ना, सतह है, उसमें विभाजित हो जाता है। तो उसको समझते हैं। गर्भधारण के तीसरे सप्ताह की शुरुआत, गर्भधारण के बाद तीसरे सप्ताह की शुरुआत भ्रूण काल की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, भ्रूण काल की शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा समय जब कोशिकाओं का द्रव्यमान एक मानव के रूप में अलग हो जाता है। भ्रूण अवस्था मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, भ्रूण अवस्था मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्भधारण के लगभग 4 सप्ताह बाद न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है। ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन पूछ ही सकता है। गर्भधारण के लगभग 4 सप्ताह बाद न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है। कितने सप्ताह बाद होता है? 4 सप्ताह बाद, यानी 1 महीने के बाद सीधा। ठीक है, गर्भधारण जैसे ही आपका निषेचन हुआ तो तब से 1 सप्ताह तक आपका क्या हो जाता है? न्यूरल ट्यूब का निर्माण शुरू हो जाता है। यह ट्यूब बाद में रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क सहित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विकसित होती है। ये न्यूरल ट्यूब में किसमें आपकी कन्वर्ट हो जाएगी? रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क सहित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विकसित हो जाती है। अब आप लोग ये बात बोल रहे हैं, हम लोग आंगनवाड़ी में है जैसे, तो हम लोग जो है फेरस सल्फेट की टैबलेट्स देते हैं गर्भधारण से। जो माता गर्भधारण का सोचती है कि उसको बर्नवेल प्लानिंग कर रही होती है तो पहले ही दी जाती है उसको। तो अब पहले देने का लॉजिक क्या होता है? जैसे अगर हम लोग बाद के लिए बैठे रहेंगे कि जब बच्चा होने वाला होगा, कि जैसे ही उसको गर्भ का पता चलेगा तब उसको देंगे। तो एक बात बताना, किसी भी महिला को कब पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है? जब लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो जाएगा, है ना? 1 महीने से ज़्यादा का समय होगा और पीरियड्स मिस हो जाएंगे, तब उसको पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन तब तक तो न्यूरल ट्यूब बन ही चुकी होगी। और तो उस समय पे अगर कोई विकृति आती है किसके कारण? आपके एनीमिक होने के कारण, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए उसको पहले से ही दी जाती है फेरस सल्फेट कि आप जब वो आपको प्रेग्नेंट होना आप तब हो जाओ, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, है ना, बच्चे की न्यूरल ट्यूब को सही करने के लिए, है ना। तो पहले से ही उसको दी जाती है ताकि 1 महीने बाद, जिस निषेचन के 1 महीने बाद जब उस जो न्यूरल ट्यूब का निर्माण हो तो माता स्वस्थ हो, जिसके कारण बच्चा भी स्वस्थ हो। ठीक है, हम न्यूरल ट्यूब देखो कहाँ गया, हाँ, न्यूरल ट्यूब न्यूरल प्लेट नामक क्षेत्र के साथ बनना शुरू होती है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब जो है न्यूरल प्लेट नामक क्षेत्र से बनना शुरू हो जाती है। न्यूरल ट्यूब के विकास के शुरुआती लक्षण 2 लकीरों तक उभरना है। ठीक है, शुरुआती लक्षण क्या है? 2 लकीरों तक उभरना है, जो न्यूरल प्लेट के प्रत्येक तरफ बनती है। न्यूरल प्लेट के प्रत्येक तरफ बनती है। ये दी हुई है यहाँ पे, धुंधली धुंधली सी दिख रही है। आप लोग एक बार एक काम करना,
आप लोग एक बार जाके कहाँ पे नेट पर सर्च करना न्यूरल ट्यूब का पिक और न्यूरल प्लेट का और ये न्यूरल ट्यूब का। ठीक है। अगले दिनों में अधिक लकीरें बनती हैं और एक खोखली ट्यूब बनने तक अंदर की ओर मुड़ती है। खोखली ट्यूब बनने तक अंदर की ओर मुड़ती है। एक बार जब यह ट्यूब पूरी तरह से बन जाती है तो केंद्र के पास कोशिकाएं बनने लगती हैं। केंद्र के पास क्या बनने लगती है? कोशिकाएं बनने लगती हैं। ट्यूब बंद होने लगती है और मस्तिष्क पुटिकाएं बनने लगती हैं। ये पुटिकाएं अंततः मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में विकसित होंगी जिनमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क की संरचनाएं शामिल होंगी। सोचो आपके न्यूरल ट्यूब से ही आपके मस्तिष्क का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है ना आपके। और थोड़ी सी अपनी लापरवाही से कि माँ को एनीमिया है या उसमें खून की कमी है तो न्यूरल ट्यूब दिक्कत दे सकता है, मतलब न्यूरल ट्यूब में दिक्कत आ सकती है। और न्यूरल ट्यूब में दिक्कत आई तो बच्चे के जो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाता है। ठीक है। तो आगे देखेंगे, चौथे सप्ताह के आसपास सिर बनना शुरू हो जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से सप्ताह के आसपास सिर बनना शुरू होता है? तो चौथे सप्ताह के आसपास सिर बनना शुरू होता है। इसके बाद तेजी से आंखें, नाक, कान, मुंह बनने लगते हैं। रक्त वाहिका जो हृदय बनेगी धड़कना शुरू कर देगी। जो एक हृदय शुरू में तो बन नहीं जाता है, इत्तू सा तो बच्चा होता है, कहाँ से उसका हृदय, कहाँ से क्या। तो एक रक्त वाहिका होती है जो हृदय का काम कर आगे जाके हृदय में तब्दील होगी, बदलेगी, वो धड़कना अभी से शुरू कर देती है। ठीक है। आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं जैसे कार्डियक एक्टिविटी देखते हैं बच्चे की, तो 1 से 1.5 महीने में ही कार्डियक एक्टिविटी आज शो होने लग जाती है। यानी 1.5 महीने के बच्चा कितना छोटा-सा होता होगा, उसमें कहाँ उसका कितना सा दिल होगा। तो दिल नहीं होता उस टाइम पे, एक क्या होती है, एक रक्त वाहिका होती है जो आगे जाके हृदय बनेगी, वो अभी से धड़कना शुरू कर देगी। कितने में? एक चौथे सप्ताह में। 5वें सप्ताह के दौरान कलियाँ दिखाई देंगी। ठीक है। कलियाँ दिखाई देंगी जो हाथ-पैर बनेगी। ऐसा छोटा-सा संरचना होती है, ऐसी छोटी-सी तो संरचना होती है बच्चे की और यहाँ से ऐसी थोड़े-थोड़े कुछ दिखने लगेंगे जो आगे जाके क्या बनेंगे? हाथ और पैर बनेंगे। ठीक है। विकास के 8वें सप्ताह तक, अब देखना विकास के 8वें सप्ताह, ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना कि जो हाथ-पैर है कब बनना शुरू होते हैं? आपके 5वें सप्ताह से, है ना? दिखाई देने लगते हैं लक्षण। अब विकास के 8वें सप्ताह तक भ्रूण में यौन अंगों को छोड़कर सभी बुनियादी अंग और हिस्से होते हैं। इस तरह इस समय भ्रूण का वजन केवल 1 ग्राम होता है और लंबाई लगभग 1 इंच होती है। इसमें क्या हो जाता है? भ्रूण का वजन केवल 1 ग्राम का होता है। कब की बात हो रही है? 8वें सप्ताह, यानी 2 महीने का जब बच्चा होता है तो उसका वजन केवल 1 ग्राम होता है और लंबाई 1 इंच होती है। कितना छोटा सा बच्चा, उसमें दिल कहाँ से बनेगा अभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक इंच होती है। भ्रूण काल के अंत तक मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्र की बुनियादी संरचनाएं स्थापित हो चुकी होती हैं। भ्रूण काल के अंत तक, है ना, अंत तक मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्र की बुनियादी संरचनाएं स्थापित हो चुकी होती हैं। इस बिंदु पर परिधीय तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना को भी परिभाषित किया गया है। ठीक है। क्या किया गया? इस बिंदु पर परिधीय तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना को भी परिभाषित किया गया है। न्यूरॉन्स या मस्तिष्क कोशिकाओं का उत्पादन, न्यूरॉन्स या मस्तिष्क तंत्रिकाओं का उत्पादन गर्भधारण के 42वें दिन के आसपास शुरू होता है। ठीक है। गर्भधारण के 42वें सप्ताह तक शुरू हो जाता है न्यूरॉन्स और मस्तिष्क कोशिकाओं का उत्पादन 42वें डेज तक, और ज़्यादातर गर्भावस्था के मध्य के आसपास पूरा हो जाता है। कब हो जाता है? और ज़्यादातर गर्भावस्था के मध्य के आसपास तक ये पूरा भी हो जाता है न्यूरॉन्स और मस्तिष्क कोशिकाओं का उत्पादन। ठीक है। जैसे ही न्यूरॉन्स बनते हैं वे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में चले जाते हैं। क्या होते हैं? जैसे ही न्यूरॉन्स बनते हैं वे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में चले जाते हैं। एक बार जब वे सही स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वे अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। एक बार वो सही जगह पर पहुंच जाए, अपनी जहाँ उनका स्थान है, फिर वे अन्य तंत्रिक कोशिकाओं के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और अल्प विकसित तंत्रिका नेटवर्क स्थापित करते हैं।
कैसा अल्प विकसित तंत्रिका नेटवर्क जो है वो स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ और चीज़ें। एक्टोडर्म में क्या बताया था, इस सप्ताह से बच्चे के नाखून, त्वचा, नाखून, बाल आदि निर्माण होते हैं। देखो एक्टोडर्म में क्या है, एक्टोडर्म पता ही चल रहा है, एक्टो यानी बाहरी अंग, त्वचा भी बाहर ही होती है, नाखून भी बाहर ही होते हैं, बाल भी बाहर, तो ये क्या है, एक्टोडर्म से ही नाम से पता चल रहा है ये बाहरी अंग है। इसके बाद मीजोडर्म का बताया था आप, मांसपेशियां, और जहाँ मांसपेशियां होंगी वहां पे क्या होंगे, कंकाल भी होगा, तो मांसपेशियों मीसोडर्म। एंडोडर्म बताया था आपके, इस सतह से मदद से बच्चे के शरीर के आंतरिक भाग, एंडो से ही पता चल रहा है अंदर, तो आंतरिक अंगों का निर्माण होता है। इसके बाद भ्रूण देखेंगे। इस अवस्था में प्रमुख कार्य निम्न है, क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। पहला है हड्डी बनना, और फिर इसके बाद तेजी से विकास। लिंग का पता चलता है, माँ को बच्चे की हरकतें महसूस होती है 4 महीने में। इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं कि बच्चे को माँ को बच्चे की हरकतें कब महसूस होती है, 4थे महीने में। दूसरी तिमाही के अंत में बच्चे की श्रव्य इंद्रिय संवेदनशील हो जाती है। कौन सी तिमाही में, दूसरी तिमाही में, ठीक है। दूसरी तिमाही के अंत में, दूसरी तिमाही में और तिमाही के अंत में बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरी तिमाही के अंत में यानी लगभग 6 महीने की बात हो रही है, 6ठे महीने से, तो दूसरी तिमाही के अंत में बच्चे की श्रव्य इंद्रिय संवेदनशील हो जाती है, ठीक है, सुनने की क्षमता उसकी हो जाती है, सुनने लग जाता है वो। इसके बाद पहली तिमाही में क्या होता है, पहली तिमाही में प्रेगनेंसी के हार्मोनल बदलावों को झेलने के लिए माँ के शरीर को एडजस्ट करना पड़ता है ना। इसी एडजस्टमेंट के कारण ही क्या होता है, वोमिटिंग, चक्कर वगैरह आते हैं, बॉडी में असर पड़ता है ना। तो इसके बाद अगले हैं, प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं को थकान, ब्रेस्ट में सूजन, साइज में बदलाव, पाचन संबंधी दिक्कत और धड़कन बढ़ सकती है। कई महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी होती है ना, बीपी वगैरह बढ़ता है, चक्कर आना, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं फर्स्ट तिमाही में। दूसरी में क्या होता है, दूसरी तिमाही आने तक महिलाओं का शरीर इन हार्मोनल बदलावों में अभ्यस्त हो जाता है, मतलब उसको पता चल जाता है कि ये चलने वाला है नाटक 9 महीने तक, तो वो समझ जाता है, फिर ये वोमिट वगैरह नहीं होती है। ऐसे में नींद और एलर्जी लेवल बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, नींद और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। नासिया और उल्टी की परेशानी भी खत्म हो जाती है। इस दौरान पेल्विक प्रेशर बढ़ जाता है और बेबी बम्प ज़्यादा दिखने लगता है। इस वजह से स्ट्रेच मार्क्स नज़र आने लगते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो आते हैं स्ट्रेच मार्क कौन सी तिमाही में आते हैं, तो सेकंड में आते हैं। दूसरी तिमाही में महिलाओं को कमर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, सूजन और अचानक से वजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो कब होता है, दूसरी तिमाही के दौरान होता है कमर दर्द की शिकायत जो होती है, क्योंकि डायरेक्ट आपके रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ जाता है, बच्चे का वजन जितना बढ़ेगा रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगला है तीसरी तिमाही। इस दौरान महिलाओं के बढ़े हुए यूटेरस डायफ्राम की तरफ धक्का देने लगते हैं, जिससे अधिक सांस की जरूरत पड़ती है ना। डायफ्राम के ऊपर ही हमारे फेफड़े होते हैं, है ना। तो जब बेबी जब डेवलप होता है तो ऊपर की साइड जो हमारा यूटेरस है वो जाता है और डायफ्राम को धक्का लगता है, जिसके कारण सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से गर्भवती महिलाओं को सांस की कमी से जूझ सकती है, क्योंकि फेफड़ों को फैलने की जगह कम पड़ जाती है। भाई यहाँ पे आपके डायफ्राम्स हैं, है ना, यहाँ आपके फेफड़े हैं और यहाँ आपका यूटेरस है, तो यूटेरस इनको धक्का मारेगा और ये इसको धक्का मारेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फेफड़े प्रॉपर फैल नहीं पाते और सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं की एड़ी, हाथ, एकल और चेहरा सूज जाता है। साथ ही ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने से उन्हें बार बार पेशाब लग सकता है ना। जो ब्लैडर है उस पर भी दबाव पड़ता है बच्चे के वजन के कारण, जिसके कारण उनको क्या होता है, बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है। आगे देखेंगे। अगला है मानव प्रजनन की क्रियाविधि। क्रियाविधि समझते हैं। मानव के प्रजनन में 3 अवस्थाएं होती हैं, और ये अवस्थाएं कौन सी हैं, युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूणी विकास, ठीक है। युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूणी विकास, इनको समझते हैं कि करके। सबसे पहले युग्मक जनन देखते हैं। वृषण एवं अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं।
ठीक है। वृषण और अंडाशयों के में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण वृषण और अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। वृषण शुक्राणुओं के का निर्माण शुक्रजनन तथा अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है। युग्मक जनन की बात हो रही है। युग्मक जनन यानी वृषण के अंदर आपके शुक्राणुओं का निर्माण और अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण की जो प्रक्रिया है युग्मक जनन कहलाएगी। आगे देखेंगे। अब बन तो गए हैं आपके युग्मक, अब निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मेलन से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है। मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल एक केंद्रक भाग लेता है, ठीक है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है। संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है। भाई अंडाणु तो एक ही है, अंडाणु तो एक ही है, लेकिन करोड़ों की संख्या में शुक्राणु आते हैं तो वो सारे के सारे थोड़ी ना अंदर हो जाएंगे। उसमें एक कोई अंडाशय अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है और केवल एक केंद्रक भाग लेता है, एक ही केंद्रक भाग लेगा, ठीक है। और पूरा आपका शुक्राणु जो है पूरा का पूरा नहीं जाता है, ओनली उसका हेड अंदर जाता है और इसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये एक केंद्रक उसमें भाग ले रहा है, इसमें निषेचन में, ठीक है। और संपूर्ण मादा युग्मक तो ये तो पूरा ही रहेगा ना, ये थोड़ी ना टूटेगा, ये तो कंप्लीट रहेगा, ठीक है। आगे है भ्रूणीय विकास। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित क्या करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणी विकास कहते हैं, ठीक है। 10 सप्ताह तक के युग्मनज को क्या बोला जाता है, भ्रूण बोलने लग जाते हैं। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक की जेनेरिक स्तरों का निर्माण हो जाता है। भ्रूण में क्या होता है, 5वें सप्ताह तक 3 समानता देखते हैं। देखो, शुक्राणुओं का निर्माण जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। किससे होता है? शुक्राणुओं का निर्माण जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है और अंडाणु का निर्माण भी जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से भी होता है। इनका भी सेम रहता है प्रोसेस, ठीक है, जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से। अब शुक्र जनन में क्या है? शुक्र जनन क्रिया में गुणन, वृद्धि और परिपक्वन तीनों प्रवस्थाएं होती हैं, ठीक है। गुणन भी होता है, वृद्धि भी होती है, परिपक्वन होता है। और अंड जनन क्रिया में भी शुक्र जनन की तरह तीनों प्रवस्थाएं होती है, मतलब इसमें भी गुणन, वृद्धि और परिपक्वन होती है। अब शुक्र जनन में आता है, इसमें अंतिम उत्पाद नर युग्मक होता है और इसमें क्या होता है, अंतिम उत्पाद जो है मादा युग्मक बनते हैं। शुक्र जनन के परिपक्वन प्रवस्था में 2 विभाजन होते हैं। अंड जनन के परिपक्वन प्रवस्था में भी शुक्र जनन के परिपक्वन प्रवस्था की तरह 2 विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा गुणन प्रवस्था में कोशिकाएं संख्या में वृद्धि करती हैं और इसमें भी समसूत्री विभाजन द्वारा गुणन प्रवस्था में कोशिकीय संख्या में वृद्धि करती है। सेम है प्रोसेस दोनों की। अब विभिन्नता और देख लेते हैं, समानता तो देख ली। देखो, एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का? 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। और अंड जनन में क्या होता है? एक उगोनिया से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु सिर्फ एक होता है, शुक्राणु करोड़ों में होते हैं, ये डिफरेंस है। शुक्राणु छोटे एवं सक्रिय होते हैं, अंडाणु बड़े एवं निष्क्रिय होते हैं, ये भी डिफरेंस है। शुक्र जनन क्रिया में कोई भी ध्रुव कोशिका नहीं बनती है। अंड जनन में 2 या 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। स्पर्मेटोसाइट से बने चारों शुक्राणु निषेचन क्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। और उगोनिया से बना अंडाणु निषेचन क्रिया में भाग ले सकता है। ध्रुव कोशिकाएं निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है भ्रूणीय विकास, इसको देख लेते हैं।
निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणी विकास कहते हैं। भ्रूण में 5वें सप्ताह से 3 जेनेरिक स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण में 5वें सप्ताह से, ध्यान रखना कौन से सप्ताह से होता है, 5वें सप्ताह से, भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जेनेरिक स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय कहा जाता है। ठीक है, भ्रूण विकास कहते हैं। तो आगे का हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आधे घंटे की हो चुकी है हमारी क्लास और इसके आगे का अपन कल करेंगे। इसमें हम भ्रूणी विकास को और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे थोड़े, जिसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।